जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। सबका स्वागत है भाई डीएसएल क्लासेस जिंद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। हरियाणा ग्रुप डी में इस बार ना सिर्फ सिलेक्शन लेना है साथियों, हमारा स्कोर 80 प्लस होना चाहिए, क्योंकि वेटिंग भी आती हैं। अगर आपने 80 प्लस स्कोर कर लिया तो ये श्योरिटी है कि आपका पहली लिस्ट में आए, दूसरी में आए, लेकिन सिलेक्शन होगा। तो इसलिए 80 प्लस बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। टारगेट 80 प्लस बैच सिर्फ 499 का है साथियों, और 499 रुपए में आपको प्रैक्टिस सेट भी, जो कि 220 रुपए के अलग से आएंगे, वो भी इसके साथ फ्री में घर पे भेजे जाएंगे। तो सारे बच्चे जाकर, पूरे हरियाणा का सबसे कम फीस का बैच है। क्यों है भाई? और कम फीस क्या, 220 रुपए का प्रैक्टिस सेट भी फ्री, सिर्फ 200 रुपए का आपको ये बैच पड़ रहा है। क्योंकि डीएसएल के पास बच्चे ज्यादा हैं साथियों, बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए हमें फीस बहुत ज्यादा नहीं रखनी पड़ती। नहीं तो हमें फीस बहुत ज्यादा रखनी पड़ती खर्च निकालने के लिए, लेकिन हमारे पास बच्चे ठीक है, औरों से अच्छे हैं, और इसलिए हम अपने बैच की फीस कम रखते हैं, ताकि हर बच्चा बैच ले सके और हर बच्चा पढ़ सके। तो 499 रुपए का बैच है। कोई भी दिक्कत आए इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है। हरियाणा जीके के पूरे हरियाणा के सबसे शानदार नोट्स पीडीएफ में, कलर्ड नोट्स, जो लेटेस्ट तरीके से मैंने तैयार करे हैं, इसको ले सकते हो। 199 रुपए में है। इसके साथ करंट अफेयर्स के नोट्स भी वहां पे आपको मिलेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन, जहां पे कल रात को हमने छोड़ा था साथियों, 2 क्लास मेरी होती हैं, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, और रात को 8 से लेकर 10 बजे तक 2 क्लास मेरी रहेंगी भाई। दन्नू क्लासा न ज्वाइन करियो, और तड़के सांझ, क्योंकि 40 नंबर की जीके, हरियाणा जीके प्लस इंडिया जीके 40 नंबर की है। ठीक है, तो देखो भाई, यहां पर आप कल छोड़ कर गए थे श्याम ने, तो बताओ भारत और पाकिस्तान की सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है साथियों। कल रात ना अपन याद करे थे भाई, आपने जितने भी पड़ोसी हैं, किसका गेला अपनी कितनी बाउंड्री लागा है, वो अपन याद करी थी। हमने देखा था साथियों कि भाई नेपाल के साथ हमारी कितनी बाउंड्री लग रही है। नेपाल गेला 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ। हमने देखा था साथियों 1643 किसके साथ लग रही है, म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ हमने देखा था सबसे कम सीमा हमारी लगती है अफगानिस्तान के साथ। 699 किलोमीटर भारत लगता है भूटान के साथ। तो भाई अगर कोई अपने तनु पूछ ले कि सबसे ज्यादा सीमा अपनी किसके साथ लगती है, तो कल हमने देखा था भारत की सबसे ज्यादा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर भाई, 4096 किलोमीटर याद रख लियो। लेकिन पाकिस्तान के लिए अपनी कितनी बाउंड्री लाग है, 3323 किलोमीटर। कितनी लागा है भाई, 3323 किलोमीटर। एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताइए, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं। कमेंट करो भाई, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यो बता दिया मैंने तारता है, ये सारे अपन याद करे थे कल, दिमाग में सेट कर लियो। एक क्वेश्चन और पूछूंगा, नु कह भाई हरियाणा किस प्रकार का राज्य है। नु कह हरियाणा जो है वो कैसा राज्य है। ऑप्शन ए है तटीय राज्य है, बी है द्वीपीय है, सी है भू आवेष्टित है, या सीमावर्ती राज्य है। साथियों, जब कोई भी राज्य ना तो समुद्र से लगे और ना ही किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करे, यानी कि ना तो किसी दूसरे देश तक लग गए ना समुद्र तक लग गए, तो उसने आपका कह दिया करा भू आवेष्टित। तो दिमाग में सेट कर लियो, हरियाणा भी एक भू आवेष्टित राज्य है, और हरियाणा की तरह पूरे भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जो भू आवेष्टित हैं। उनमें एक राज्य का नाम है साथियों एमपी। क्या नाम है इसका? एमपी नाम है भाई, एमपी। ये है एमपी। यहां पे ये है तेलंगाना, तेलंगाना साथियों। ये आपका है भाई छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और ये है झारखंड। तो साथियों, और ये है हरियाणा। तो 5 ऐसे राज्य हैं पूरे भारत में जो ना तो किसी समुद्र से लगते ना ही किसी दूसरे देश से लगते। तो दिमाग में सेट कर लियो। अगर नू आ जाए, अगर नू बताओ भाई इन 5वां में सबसे छोटा, यानी कि प्रश्न आ जा कि पूरे भारत में सबसे छोटा भू आवेष्टित राज्य कौन सा है। इब तामीन सारे राज्य का एरिया देख लो, सबसे छोटा अपना हरियाणा दिखे है।
तो पूरे भारत में सबसे भू आवेष्टित को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? लैंड लॉक्ड बोला जाएगा साथियों। क्या बोला जाएगा? लैंड लॉक्ड बोला जाएगा, याद रख लेना है। क्लियर? क्लियर। अच्छा भाई, अगर कोई तारतनु पूछे, अगनू बताओ हरियाणा जो है उसकी अरब सागर से दूरी कितनी है? अरब सागर यहां पे पड़ता है साथियों ये सारा, तो यहां से हरियाणा की दूरी है 1600 किलोमीटर। कितनी भाई? 1600 किलोमीटर। अर्जय को नु पूछे, क्योंकि तमने बेरा है कि कर्क रेखा यहां से गुजरती है, तो कर्क रेखा से हरियाणा की दूरी कितनी है? 300 मील। सारे के सारे बच्चे कमेंट करो। अगर कोई तारते पूछ ले कि नो बताओ हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, बताओ भाई सारे कमेंट करके, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा जो है साथियों, उसके क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती की जा सकती है, ये कमेंट करना है फिर आपको। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। विवेकानंद जी को किस नाम से जाना जाता है साथियों? नु कहे स्वामी विवेकानंद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है आधुनिक ऋषि, बी है युवा संत, सी है साइक्लोनिक हिंदू, और डी है भारत रत्न संत। मैं देखना चाहता हूं क्या आप अपने जो भी महान लोग हैं उनके बारे में कुछ जानते हैं या नहीं। कमेंट करो भाई एक बार सारे के सारे, बताओ सारे बच्चे। भाई क्लास में आते ही सबसे पहले क्लास ने चुचकारा करो, क्लास के चरणा में प्रणाम करके आओ, क्लास ने लाइक करके आओ। जब भी आप अपना टीचर दोहराओ तो उससे सबसे पहले नमस्ते करा करें, पैरा का हाथ लगाया करें। इब हम यार हाँ तो हाँ नहीं ना, हम इतने बड़े कि हमारे पैरा का हाथ लाओ। मैं तनु को हूं मारे लाइक के बटन पर नमस्ते कराया करो, यो बहुत है। तो मेरे जितने भी साथी हैं फटाफट क्लास न लाइक करके आओ, ठीक है। ले भाई नू का है विवेकानंद को किस नाम से प्रसिद्धि मिली? साथियों स्वामी विवेकानंद को जिनका असली नाम क्या था कमेंट करके बताओ। नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद को साइक्लोनिक हिंदू कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता है। तूफानी हिंदू इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद जो थे साथियों, उनको भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना वो भगवान नाम की कोई चीज होती है इस बात पे विश्वास करते थे। पढ़े लिखे थे, बढ़िया नु कसुत्ती स्पोकन इंग्लिश थी उनकी, इंग्लिश तो बोले यार थे, जब तो विदेश में जाके इंग्लिश में भाषण दिया करते। लेकिन एक व्यक्ति थे जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस से जब मिले थे पहली बार स्वामी विवेकानंद, उस समय पर उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या भगवान भगवान करते रहते हो, वेयर इज गॉड, कहाँ है भगवान? तो रामकृष्ण परमहंस ने ये उनकी इस क्वेश्चन से ही समझ लिया था कि इसको भगवान नाम पे कोई विश्वास ही नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने आंसर दिया आई एम द गॉड, मैं ही भगवान हूं। ये बात सुनते ही जब आपने कोई नु कह दे भगवान की थे, कोई नु कह दे मैं हूं भाई भगवान बोल, तो आपको समझ नहीं आएगा आगे क्या बोलना है। तो विवेकानंद ने कहा मैं यकीन नहीं करता, मुझे प्रूफ चाहिए। बोला प्रूफ चाहिए तो नीचे बैठ जाइए, और भाई अपनी काट गए चप्पल और उसकी छाती पैर टेक दिया था स्वामी विवेकानंद का। रामकृष्ण परमहंस ने उस पैर को 12 घंटे बाद हटाया था। 12 घंटे में पूरी दुनिया में घुमा दिया था उसके दिमाग को, और जैसे ही पैर हटाया तो विवेकानंद पैरों में ही गिर गए थे कि गुरुजी अपनी शरण में ले लीजिए। तब जाके ये एक संत का रूप धारण करते हैं स्वामी विवेकानंद जो है साथियों, याद रख लेना इनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त है, और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस जो है साथियों, इनके नाम से इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। 1897, कई बार 1896 भी लिखा जाता है, याद रख लेना। डन डन। तो अगर कोई अपना तो पूछे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पे। स्वामी विवेकानंद मैंने कल भी बताया था, इनका बहुत ही प्रसिद्ध भाषण था साथियों जो 1893 में दिया था इन्होंने। अमेरिका में एक जगह है शिकागो, वहां पर दिया था, सर्वधर्म सम्मेलन में दिया था। भारत में हिंदू धर्म की तरफ से बोलने के लिए गए थे। पूरी दुनिया में इनको तूफानी हिंदू, साइक्लोनिक हिंदू के नाम से जाना जाता है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है भाई, नुका है गिरिपादीय मैदान की चौड़ाई। गिरिपादीय जो मैदान है उनकी चौड़ाई लगभग कितनी है भाई? ये सारे बालक बताओ,
नु क्या हरियाणा में जो गिरिपाद मैदान है उनकी चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन ए है 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। ये तो हम लोग कहोगे भाई ये क्यों हुआ है, हमने तो आज तक सुने ही नहीं है कि मैटर आ गया यो। साथियों दिमाग में सेट कर लियो। देखो अपना हरियाणा जो है ना उसमें दो तरीके के पहाड़ हैं प्रमुख, एक का नाम है शिवालिक और एक का नाम है अरावली। शिवालिक के पहाड़ जो हैं वो 3 जिलों में फैले हुए हैं। एक जिले का नाम है यमुनानगर, यमुनानगर, एक जिले का नाम है अंबाला, क्या नाम है साथियों? अंबाला, और एक जिले का नाम है पंचकुला। ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर ये पहाड़ जो हैं ये फैले हुए हैं। कौन कौन से? एक का नाम है यमुनानगर, एक का नाम है अंबाला और एक का नाम है पंचकुला। इन तीनों में जब ये पहाड़ हैं, जहां पर ये पहाड़, जैसे मान लिया ये पहाड़ है साथियों, ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ यहां पर इसका ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, इस हिस्से को कहा जाता है गिरिपाद। उसके बाद तो समतल एरिया स्टार्ट हो जाता है जिसे तुम मैदान कहते हो। ये पहाड़ का ये नीचे वाला थोड़ी थोड़ी ढलान होती है उसको कहा जाता है गिरिपादीय मैदान। और हरियाणा में जो गिरिपादीय मैदान है उनकी चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर है। देखो भाई ये जो कर नीचे ये पहाड़ था, ये पहाड़ जो है यार्ड है, देखो यो वाला हिस्सा, यो वाला हिस्सा, यो हिस्सा भाई, यो हिस्सा, यो है ना, यो है आकर गिरिपादीय मैदान, ठीक है, पहाड़ का नीचे का हिस्सा। उसके बाद तो मैदान स्टार्ट हो गए, देखो ये समतल रहे। तो यहां पर गिरिपाद के जो मैदान हुआ रहे इनमें खेती को नहीं हुआ दी। क्यों नहीं हुआ दी खेती? देखो ये ऊपर तो टूट टूट कर नहीं रहे, छोटे मोटे कंकर पत्थर ये नहीं रहे आए पड़ रहे हैं यार। ये कंकर पत्थर में कौन खेती करेगा भाई? कमेंट करके बताओ क्या यहाँ पे खेती करना पॉसिबल है, यस और नो, कमेंट करो भाई। और अगर कोई तातनु पूछ ले कि गिरिपादीय मैदान प्रमुख रूप से किन जिलों में फैले हुए हैं तो तुम क्या कमेंट करोगे भाई? गिरिपादीय मैदान कहां पर फैले हुए हैं साथियों? याद रख लेना ये फैले हुए हैं जहां शिवालिक की पहाड़ियां हैं। और शिवालिक की पहाड़ियां कहां हैं भाई? शिवालिक की पहाड़ियां ओढ़े हैं अंबाला में, पंचकुला में, यमुनानगर में। क्लियर? क्लियर भाई, क्लियर। चलो अगला प्रश्न पा जाओ। नुका भारत चीन सीमा की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन तुम, आज मैंने लैपटॉप साइड में रख रखा है साथियों, वो मेरा गढ़े जा रहा है यार, ठीक है, बताओ सारे। यो आसान क्वेश्चन है भाई, यो प्रैक्टिस के लिए बीच में जो मैंने तुम्हें कराया है उसमें से एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस खातर बीच बीच में अंदर होगा। तो फटाफट एक बार कमेंट कर दो, भारत चीन सीमा की लंबाई कितनी है भाई? कमेंट करो शाबाश। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी कित गई थी, डब्लू मर गया रोन गई थी, डब्लू पाया जिंदा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करो भाई। नो का वह है भारत चीन सीमा की लंबाई जो है साथियों ये कितनी है भाई? भारत चीन सीमा की जो लंबाई है वो है भाई 3488 किलोमीटर, 3488। 3323 तो थी पाकिस्तान गेला, या थी बांग्लादेश गेला 4096, और 1751 थी साथियों नेपाल के साथ। तारा दिमाग में सेट हो गई होंगी यार। पहली बार मैं गारंटी दूं सारे बालका चो क्यों कितना ही होशियार हो, ये पहली बार ये बाउंड्री याद हुई है सारी। एक आधी किसी का भी याद हो, सब तक इसका गिला, सब तक हम इसका गिला, लेकिन पेपर जब मुश्किल आ गए ना तो इस तरीके से पूछ जा गए, फिर नानी याद आ जाए उठ जा गए। क्लियर है? अच्छा भाई देखो दिमाग में सेट कर लियो। अगर कोई अपने तनु पूछे अब भाई चीन जो है, चाइना जो है, चाइना इसके साथ भारत के कितने राज्य टच करते हैं? चाइना के साथ कौन कौन सा राज्य लगता है भारत का साथियों? बताओ भाई चाइना के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? चाइना के साथ साथियों भारत के 5 राज्य लगते हैं भाई। कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं भाई? एक है अरुणाचल प्रदेश साथियों, अरुणाचल प्रदेश। एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, सिक्किम। एक राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड, उत्तराखंड। एक राज्य है साथियों जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। और एक तुमने ध्यान रखना है साथियों, इसके साथ जो है हमारा जम्मू कश्मीर भी लगता है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को चेंज कर दिया है, तो अब जम्मू कश्मीर की जगह आपको लिखना है लद्दाख।
जम्मू कश्मीर का एरिया अब चेंज कर दिया, मैं मैप दिखाऊंगा उसमें तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं। क्लियर क्लियर। चलो भाई अगला क्वेश्चन पा जाओ। अगला क्वेश्चन नु का 1893 में भारत लौटने वाले प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता कौन थे? नु का 1893 का साल की बहुत बड़ी वैल्यू है। बोले भाई कुकर, बोले 1893 में एनी बेसेंट इंडिया में आई थी। 1893 में महात्मा गांधी इंडिया में तो गए थे। 1893 में ही स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था और 1893 में ही वो व्यक्ति भारत में आए थे साथियों, जो बाद में सन्यासी बन गए थे, पहले क्रांतिकारी थे। उनका नाम था अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जो है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से व्यक्ति भारत में आए थे, अरविंदो घोष। अरविंद घोष के ऊपर एक क्वेश्चन और आता है, ऐसे कौन से व्यक्ति थे साथियों जो पहले क्रांतिकारी थे और बाद में सन्यासी बन गए थे? वो थे अरविंदो घोष, याद रख लेना। क्लियर। तो ऐसे व्यक्ति का नाम था अरविंदो घोष। अरविंदो घोष के एक और भाई थे, बारिंदर कुमार घोष। देखो भाई, तमने क्रांतिकारियों के नाम सुन रखे हैं गणाए के, जो कर तमने सुन रखा होगा भाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव। तो ये जो क्रांतिकारी थे ना, ये तो 1920 से 30 के बीच में आए हैं, लेकिन क्रांतिकारियों का एक पहला चरण भी आ चुका है जो लगभग 1899 तक शुरू हुआ था और 1910 तक ही चला था। इन 10 सालों में अपने देश में पहली बार क्रांतिकारी काम हुए थे। क्रांतिकारी का मतलब है जो आदमी नु का हृदय मित्रानुसो गोलियां चलोण दा भी गोलियां गोलियां गोलियां, खून का बदला खून, जो कहते थे कि अंग्रेज अगर हमारे एक व्यक्ति को मारेंगे, हम 10 अंग्रेजों को मारेंगे। उन लोगों को हम क्रांतिकारी कहते हैं। वो लोग ये कहते थे कि मांगने से आजादी नहीं मिलती, आजादी को छीनना पड़ता है। और उन्हीं क्रांतिकारियों में, उन्हीं गरम दल के लोगों में एक व्यक्ति गिने जाते हैं जिनका नाम था अरविंदो घोष। याद रख लेना साथियों। एक और बात आपको बता देता हूं, उस टाइम पे जो यूपीएससी की परीक्षा होती थी उसको पास कर दिया था इसने, लेकिन घुड़सवारी का टेस्ट देने तो नाट गया। पहले यूपीएससी में घुड़सवारी का टेस्ट होया करता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नु का है हरियाणा में बहुत सारे बांध या बैराज आपने सुने होंगे, तो उनमें से एक ऐसा बैराज है जिसका हरियाणा से लेना देना है। ये हरियाणा में नहीं है, ये दिल्ली में है साथियों। इसका नाम क्या है? ओखला बैराज। नु कहिए किस नदी के ऊपर है? ओखला बैराज जो है वो किस नदी के ऊपर है? एक बार सारे बच्चे क्लास में लाइक कर कहो भाई, क्लास लाइक करने में कंजूसी ना दिखाओ। देखिए यार, यह बात गलत है। बहुत बढ़िया शाबाश। कमेंट करो एक बारी। नुको है ओखला बैराज जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है? सबसे पहले तो याद रख लेना साथियों, ओखला बैराज जो है ये दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। ठीक है। और इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1874 में। कब बनाया गया था? 1874 में। और ये कौन सी नदी के ऊपर है? यमुना नदी के ऊपर है साथियों। कौन सी नदी के ऊपर है? यमुना नदी के ऊपर है। और इसको बनाया गया था 1874 में, यमुना नदी के ऊपर ओखला बैराज। क्लियर क्लियर। अगला क्वेश्चन पा जाओ भाई। अगला क्वेश्चन तो पहले बता दूं, अगर तुमने बैच लेना है तो एक ही बैच, टारगेट 80+, सबसे कम फीस है पूरे हरियाणा में अपने बैच की। और इसके साथ प्रैक्टिस बुक जो है साथियों, ये 220 रुपए की है। ये इसके साथ फ्री में आपके घर पे आएगी। जैसे ही आप बैच लेंगे अगले 3 दिन के अंदर आपके पास फोन आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो आप भी फोन कर सको इस नंबर पर। ठीक है। और हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर्स के पीडीएफ नोट्स आप ले सकते हैं सिर्फ 199 रुपए में। साथियों कलर्ड पीडीएफ नोट्स हैं, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं इस लेवल के ना तो इंडिया जीके, ना हरियाणा जीके, ना करंट अफेयर। हरियाणा में तो तुमने कितने पावर नहीं, समझ गए। हरियाणा में बेस्ट नोट्स की गारंटी है, गारंटी। तो इसलिए कहूं फटाफट जाकर ले लो, सोचने की जरूरत नहीं है, अपना कोई मुकाबला को नहीं साथियों। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने % है? नुका भाई दुनिया का जितना भी क्षेत्रफल है साथियों, उसका क्षेत्रफल देखा और भारत का क्षेत्रफल देखा तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने % है? दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा साथियों? दुनिया में सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है भाई। यो नू रूस इतना बड़ा देश है, नू फैल रहा है भाई रूस। यो रूस है इतनी ऊपर, समझ के बात ना, तम नू समझाऊं तो मोटा मोटा तरीका था। और भारत का क्षेत्रफल जो है पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.42% है भाई। कितना है? 2.42% है। यानी कि अगर दुनिया 100% एरिया में को फैल रही है तो 100% में इंडिया जो है 2.42% है भाई। इंडिया कितना है? 2.42% है। क्लियर क्लियर।
तो दिमाग में सेट कर लियो, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और रूस जो है, दिमाग में रखियो भाई, वो ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में पड़ता है। रूस जो है 2 महाद्वीपों में पड़ता है, यूरोप में और एशिया में। कौन कौन से देश महाद्वीप में साथियों? यूरोप और एशिया। रूस का जो हिस्सा एशिया महाद्वीप में पड़ता है उसी को साइबेरिया कहा जाता है। रूस का जो हिस्सा एशिया महाद्वीप में गिना जाता है उसको हम साइबेरिया बोलते हैं। बहुत बार तुमने नाम सुना होगा साथियों, साइबेरिया नू, साइबेरिया नू, साइबेरिया नू, तो याद रख लियो। क्लियर? क्लियर? डन डन। अगला देखो, नू का है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, लेखमाला किसने लिखी? नू का भाई एक किताब है जिसका नाम क्या है? नाम है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, लेखमाला, यानी कि लेखमाला का मतलब है किताब। ये किसने लिखी है भाई? बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंदो घोष ने, विपिन चंद्रपाल ने, या गोपाल कृष्ण गोखले? साथियों याद रख लियो भाई, फटाफट कमेंट करके बताओ। बाल गंगाधर तिलक जो हैं, इनको भारत में क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। भारत में क्रांतिकारियों के पिता कौन कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। याद रख लियो भाई, ठीक है? क्रांतिकारियों के पिता कहे जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। अरविंदो घोष का अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने क्रांतिकारी शुरुआत करी थी क्रांतिकारी के रूप में, लेकिन बाद में एक सन्यासी बन गए थे। विपिन चंद्रपाल गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल, पाल इन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो था भाई, याद रख लियो, महात्मा गांधी के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के गुरु थे भाई। क्लियर? क्लियर। अच्छा भाई, अगर कोई आपने तो पूछे कि भाई नू बताओ, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये किताब किसने लिखी थी? ये अरविंदो घोष ने लिखी थी साथियों, अरविंदो घोष, राइट आंसर। अगला देखो, नू का है विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का परसेंट कितना है? नू का भाई दुनिया में मान लिया 100 आदमी है भाई, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में मान लिया 100 आदमी है, 100 आदमी, ठीक है? 100 आदमी हैं। इन 100 आदमियों में भारत के कितने परसेंट आदमी हैं? यानी कि 100% मतलब भारत का परसेंट कितना है साथियों? कमेंट करो शाबाश। नु का है ऑप्शन ए है, नु का 15.5%, 16.5, 17.5 या 18.5? भाई बताओ भाई, सारे के सारे बहुत आसान क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है भाई, क्वेश्चन ही आसान है साथियों, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर कोई आपने तरह पूछा कि दुनिया की कुल जनसंख्या में भारत के क्या परसेंट है भाई, तो भारत के 17.5% है साथियों, ठीक है? अगर कोई आपने तो पूछे हैं, अकबर नू बताओ भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? बताओ भाई, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? कमेंट करो। सबसे ज्यादा व्यक्ति कहां पर है, जनसंख्या कहां है? और अगर मैं तारतम्य पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है साथियों? और राज्य की बजाय एक बार आ जाता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है? केंद्र शासित प्रदेश में। दोस्तों अगर कोई आपने तब पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या की तो आदमी कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा है, तो यूपी में सबसे ज्यादा है भाई। कहां पे हैं? यूपी में सबसे ज्यादा है। और कोई नू पूछ लो ना भाई, ठीक है आदमी भीड़, भीड़ की था सब तक गणी, भीड़ आदमी तो यूपी में ज्यादा है। भीड़ का मतलब नु आग्रह जगह कम हो और आदमी घने हो, उसने जनसंख्या घनत्व का आग्रह। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है साथियों। कहां पर है? बिहार में। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है। बिहार में 1 किलोमीटर के साथ लगभग 1100 आदमी रहे हैं। 1 किलोमीटर गेला 1100 आदमी रहे हैं बिहार में। और भाई जब केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो दिल्ली में जनसंख्या घनत्व जो है साथियों वो सबसे ज्यादा है भाई। दिल्ली में जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा है। क्लियर? क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नुका हरियाणा की एकमात्र नीली नदी, नुका ब्लू है पानी 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 दिन भी सानी 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 सानी, तो नुका हरियाणा की एकमात्र नीली नदी कौन सी है साथियों? कमेंट करके बताओ भाई सारे के सारे। ऑप्शन ए है साहिबी, ऑप्शन बी है थापना, ऑप्शन सी है चेतांग, ऑप्शन डी है टांगड़ी। बताओ भाई हरियाणा की एकमात्र नीली नदी। आसान क्वेश्चन है यार, इसका भी गलत करोगे क्या? शाबाश शाबाश साथियों शाबाश।
भाई क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो एक क्लिक करिए लाइक पे, लाइक का बटन ना दाबे हो भाई एक बार। शाबाश, बहुत आसान क्वेश्चन था यार, इसके बारे में भी क्या सोचना है। बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। थापना रिवर जो है वो हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी है जिसको आप कह सकते हो प्योर, प्योर है भाई, बिल्कुल मतलब नीली। ठीक है, अगर कोई अपना तनु पूछे कि नो बताओ हरियाणा की सबसे स्वच्छ, सबसे स्वच्छ बिल्कुल साफ, तो भी आपने उत्तर लिखना है थापना। हरियाणा की एकमात्र नीली नदी पूछे तो भी अपन उत्तर लिखना है थापना। अगर आज हरियाणा की एकमात्र लोक संरक्षित नदी तो वो भी आपने लिखना है थापना। और हरियाणा की एकमात्र ऑटो फ्लोइंग यानी कि स्वप्रवाहित नदी जो है वो भी है थापना। इतनी साफ है ना, आप पे आप बंदी चल रहे हैं। और याद रख लियो ये प्रमुख रूप से किस जिले में है साथियों, यमुनानगर जिले में। कहां से निकलती है, यमुनानगर से, और उसी जिले में प्रमुख इसका आना जाना है भाई। तो याद रख लियो, अगर कोई पूछे हरियाणा की सब जमा प्योर प्योर रिवर कौन सी है, तो प्योर प्योर रिवर है साथियों यमुना नगर में बहने वाली थापना। क्लियर क्लियर। अगला देखो, एनी बेसेंट ने भारत में मुख्यतः किस शहर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। ले या भैया एनी बेसेंट थी भाई, शकल तो देख लो तो हमने जाने पीछाने लगेगी। तन्ने मन्ने एनी बेसेंट देख रखी है, बताओ भाई सारे के सारे। एनी बेसेंट को ऊपर बहुत घनी बार पर सुना कर। एनी बेसेंट ने हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में की थी। बाद में उसी हिंदू कॉलेज को आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानेंगे। क्लियर है, यही हिंदू कॉलेज 1898 में इसको बनाने में एनी बेसेंट का प्रमुख योगदान था भाई। एनी बेसेंट एक नंबर की लोग आई थी साथियों। इसने भाई बहुत काम करा भाई, आयरलैंड से आई थी ये। अरे भाई सनांदे सबसे पहले नुए पूछी थी भाई गांधी की थे, नु बोले जी गांधी तो अफ्रीका जा लिया। बोला भाई फिर तो आऊं हूं, लभी तड़के आऊं हूं। तो याद रख लियो साथियों, गांधी गया था, रिया आई थी। गांधी गया कब था अफ्रीका में, 1893 में। और एनी बेसेंट कद आई थी 1893 में। और इसने आते आते भाई ये बनारस यानी कि वाराणसी जो है साथियों, उसको इसने अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। और इसने भगवान की शरण में आ गई। अच्छा भाई अगर कोई तारतनु पूछ ले, चलो सारे क्वेश्चन कर बताओ एक, ये एनी बेसेंट इंडिया करण के आई थी। हाँ भाई, एनी बेसेंट इंडिया में के करण आई थी, जुकर अपने मान लिया बुढ़िया ने फेट जाती है हरियाणा की बुढ़िया ने, तो हरियाणा की बुढ़ी, हाँ बेटी तू कितना आई, मैं इंग्लैंड आयरलैंड से आई हूँ, आए यार के डोके लेना आई तू। तो साथियों एनी बेसेंट यहाँ क्या करने आई थी, कमेंट करो एक बार सारे बच्चे, देख रहा हूं मैं कमेंट आपके। बताओ, शाबाश 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 शाबाश। देखो बहुत कम बच्चे हैं जिनको ये बात पता होगी साथियों, मुझे पता था इस बात का। आप में से बहुत कम बच्चे हैं जो इसका आंसर कर पाएंगे, और इसलिए मैंने पूछा था यू, इसलिए मैंने पूछा था। ये मैं तारते समझाऊं साथियों, याद रख लियो। एनी बेसेंट के कारण आई थी बेरा सामने। एनी बेसेंट जो है वो एक पार्टी ने ज्वाइन कर रही थी, उस पार्टी का नाम था थियोसोफिकल सोसाइटी। क्या नाम था, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियो का मतलब होता है भगवान, भगवान से रिलेटेड एक संस्था थी या धार्मिक सी, मतलब धार्मिक संस्था का मतलब आ रहा है जो बढ़िया बढ़िया बात बताऊं भाई, भगवान से संबंधित है। थियोसोफिकल सोसाइटी जो है ये कब बनी थी, थियोसोफिकल सोसाइटी बनी थी 1875 में। और यह बनाई किसने थी साथियों, 1875, छंत्र भी लिखा जाया करे, याद रख लियो। थियोसोफिकल सोसाइटी बनाई थी, एक लुगाई थी उसका नाम था ब्लावात्स्की, और एक आदमी था साथियों उसका नाम था ओलकोट। और इसे थियोसोफिकल सोसाइटी की मेंबर बनी थी एनी बेसेंट 1889 में। और इसी थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार करने के लिए ये आई थी कहां पर, इंडिया में 1893 में। और इसने आंदे वाए जगह चुनी थी, तो बढ़िया भगवान के नाम ले हैं सारे आदमी, वाराणसी बनारस काशी, गुस्से को पालना सी काशी, तो वही जगह इसने चुनी थी भाई। क्लियर। अच्छा अब एक और क्वेश्चन एनी बेसेंट को पर याद रख लियो कि हिंदू कॉलेज को बनाने में इसका प्रमुख योगदान है एनी बेसेंट का। ये कांग्रेस की पहली महिला लीडर थी साथियों। अगर कोई पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, भाई एनी बेसेंट थी। गणी पे करने की जरूरत नहीं। क्लियर क्लियर। अगला देखो, नुका है भाई पटकाई पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां, पटकाई। नुका ये जो पटकाई पहाड़ियां हैं ये भारत को किस देश से अलग करती हैं, कमेंट करके बताइए साथियों। पटकाई पहाड़ियां जो हैं वो भारत को किस देश से अलग करती हैं। ये तो हम लोग कहोगे सर यो के मेट्रो है भाई, सुन
भारत के कई पड़ोसी देश हैं, सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। चाइना जो है उसके साथ हमारी जमीन लगती है 5 राज्यों की, 5, उनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको आप लद्दाख बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है। नेपाल के साथ भी 5 लगते हैं साथियों, म्यांमार के साथ 4 लगते हैं। अब बात क्योंकि म्यांमार की है तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं भाई। अगर कोई अपना तो पूछे कि म्यांमार जो है उसके साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो म्यांमार के साथ अपना एक राज्य लगा है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश साथियों। एक राज्य है म्यांमार के साथ नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। एक है मणिपुर और एक है जिसका नाम है मिजोरम। क्या नाम है साथियों? मिजोरम। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं भारत के जो म्यांमार के साथ लगते हैं, और म्यांमार की सीमा पर पहाड़ियां हैं जिनका नाम है पटकाई पहाड़ियां। तो कल ना प्रश्न आ जानू बताओ रहा पटकाई पहाड़ियां किस किस को अलग करती हैं? भारत और म्यांमार को अलग करती हैं। अच्छा, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए, म्यांमार के साथ भारत की कितने किलोमीटर सीमा लगती है? म्यांमार के साथ भारत की कितने प्रतिशत सीमा लगती है? कमेंट करके बताओ। अच्छा भाई, म्यांमार गिल्ले कितने? अरुण, अरुण और गगरानिरी के पाव है नाग, और नाग गिल्ले क्या तरह ये नाग ये नुका हम तो मणि के चक्रा महा बोला मणि पागी तो तरवाई ना मजे मजे आ जाएंगे। तो अरुण और कगरा के हैं, अरुण और कगरा है निरी नाग, और नाग गिल्ला के पाव है, नाग गिल्ला पाव है मणि, और जब मणि पाजे तो अरुण और न के आ जाएंगे मजे मजे। तो याद रख लियो साथियों, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सारे के सारे वो जिले राज्य हैं जो म्यांमार से लगते हैं। और म्यांमार के साथ हमारी कितनी बाउंड्री लगती है? 1643 किलोमीटर। कितनी लागा भाई? 1643 किलोमीटर। क्लियर? क्लियर। अगला क्वेश्चन पा जाओ। नुका गांधी जी अफ्रीका गए थे? बोला भाई बिल्कुल गए थे। गांधी जी को देखो साथियों, लग ही रहा है देखने से कि अफ्रीका गए थे। तो नु कब है भाई? नु बताओ, महात्मा गांधी जो हैं वो अफ्रीका किस व्यापारी के मुकदमे की पैरवी करने के लिए गए थे? बताओ भाई, किसको बुलाया था? किस आदमी ने बुलाया था इनको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नु का महात्मा गांधी को किसने बुलाया था? नू कह रहे तेरा भाई बुलाया था, तेरा भाई ऊना गया। अच्छा भाई, महात्मा गांधी को ऊपर निरे प्रश्न आ गया, सारे बच्चे कमेंट करके बताओ। एक क्वेश्चन पूछो जो आसान है, करो या मरो। करो या मरो का नारा दिया था भाई महात्मा गांधी ने, डू और डाई। नु का यो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? कौन से साल में दिया था भाई? कमेंट करके बताओ सारे के साथ। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस साल में दिया था? कमेंट करो। शाबाश शाबाश शाबाश। नु कई यारी यारा दे किते अजमाली मित्रा दा ना चल दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नुकरा शो भी लावांगे तेरी टक्कर में, रहिए ना किसे भी चक्कर में। तो साथियों, करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी ने 1942 में दिया था भाई। कब दिया था? 1942 में। याद रख लियो भाई। महात्मा गांधी जो थे इनका जन्म हुआ था 1869 में साथियों। जन्म 1869 में हुआ था भाई इनका। डन है? डन है। ये अपनी भाई वकालत की पढ़ाई करने लग गए थे, और वकालत की पढ़ाई करने लग गए तो उस पाछा भाई इनकी पढ़ाई पूरी हुई। 2 साल इन कोर्ट में भी बैठे हैं, 2 साल, लेकिन उनको को खास सा मुकदमा नहीं आया भाई। समझ के बात ना? इन ननू ला गया ना भाई, को खास बात नहीं। तेरा भाई ये वकील पढ़ेगी, वैल्यू नहीं हो रही। फिर एक आदमी ने इनका 2 घंटी मारी भाई। उस आदमी का नाम था अब्दुल्ला सेठ। अब्दुल्ला सेठ ने फोन करा, बोला गांधी क्या कर रहा है भाई? बोला कुछ नहीं भाई, ठाली है, एक लाइसेंस बनवाऊं था एक आदमी का। बोला अच्छा। बोला तो नू कर क्या का लाइसेंस? बंदूक बंदूक कन्नू? बोला ना आ रहा क्या का बंदूक का लाइसेंस, मैं तो मोटरसाइकिल वाला बनवाऊं। अच्छा। बोला एक काम कर, तू करे तेरे दो टिकट भेजिए, तू कर जहाज में बैठ कर यार आ जा अपना दो साउथ अफ्रीका। बोला रहने दे मेरा यार, साउथ अफ्रीका मजाक करे। न बोला यार मजाक को नहीं करता, अब्दुल्ला सेठ नाम मेरा, तू आ तो एक बार स्वैग से करेंगे तेरा स्वागत। तो साथियों, महात्मा गांधी को 1893 में बुला लिया कि भाई अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इब एक बात बताओ, ये तो ब्याह था आदमी था, इसकी लुगाई जान देगी इसने? नू किसी का फोन आ जाए लुगाई जान देगी? लुगाई नाट गई इनू कर कि चल ये ने बोला भगवान आड़े एक नो बोला ना 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 मेरी बात करा। ला कौन है? मेरी बात करा, मैं तसल्ली करूंगी। नू तो के बरा कौन कित बला लेगा या कोई बात हुई? तो भाई महात्मा गांधी ने बोला 1 साल की थुल्ली दे दे, 1 साल की साथियों छुट्टी लेके
और फिर महात्मा गांधी गया था उसकी बहू पे, लेकिन आया ही नहीं, फोन थे ही नहीं, है भाई, फोन थे ही नहीं और आया ही नहीं। 15 साल में जाकर, 15 साल के 22 साल में जाकर आया भाई 1915 में, 22 साल में। अरे 1 साल के कह गया था बहू यार दूसरी, फिर फोन थे ही नहीं। मैसेज जब फोन होंगे तो के 22 साल रहने दें दी, सोच के देखो तुम। घंटी मार ले रे नु कहना आना पड़ेगा जी। तो याद रख लियो, अब्दुल्ला सेठ के कहने पर गए थे, 1893 में गए थे, 1915 में आए थे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नु का भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? बताओ भाई सारे के सारे। नु का भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? भाई अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो बार बार नहीं कहेंगे, तुम फटाफट जाकर क्लास ना लाइक कर पाओ। लाइक करने का मतलब है कि आपको क्लास और हमारे द्वारा की गई मेहनत बहुत पसंद आ रही है। फटाफट जाकर क्लिक कर पाओ भाई लाइक पे। आप सुनो साथियों, क्वेश्चन है नु का भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो ग्रीनविच समय से 4.5 घंटे आगे है, 5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है, या 6 घंटे आगे? देखो अपनी जो टाइम लाइन है, अपना जो टाइम है वो इंटरनेशनल टाइम लाइन तक आगे है भाई। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे साथियों? 5.5 घंटे आगे है। एक तो बात याद रखियो यहाँ। दूसरी बात यह है कि अपनी मानक समय रेखा है कितनी? 82.5 है साथियों, 82.5 भी लिखा कोड है, याद रख लियो। 82.5 डिग्री ईस्ट है साथियों, ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या है? पूर्वी देशांतर। ईस्ट ना लिखा होगा तो लिखा है पूर्वी देशांतर। ये अपनी टाइम लाइन है। क्लियर? क्लियर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पा जाओ। अगला क्वेश्चन है नुका अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? नुका भैया कौन सी समिति आ गई? साथियों एक बात बताओ, सारे के सारे बच्चे कमेंट करो तो हमने बेरा होगा। जो हमारे जिसको सारे बच्चे मानते हैं उनका नाम है हमारे क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह। था भाई, भगत सिंह का खुद का एक संगठन था, उन्होंने अपना एक संगठन बना रखा था। तो सारे बच्चे मैंने कमेंट करके बताओ कि भगत सिंह का जो संगठन था उसका नाम क्या था? बताओ भाई, भगत सिंह के संगठन का क्या नाम था? कमेंट करो एक बार सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शहीद आजम भगत सिंह का जो संगठन था उसका क्या नाम था साथियों? नु कह रहे चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर। रिवीजन कर, रिवीजन। नहीं बता पाए क्या तुम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक आध बच्चा ने बताया भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। एक आध बच्चा ने ट्राई करे, कोई बात नहीं। ध्यान से सुनो साथियों, देखो भगत सिंह जो थे उनके संगठन का नाम था नौजवान सभा। क्या नाम था? नौजवान सभा। देखो आप में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था, नहीं, नौजवान सभा ये भगत सिंह का खुद का एक संगठन था। ठीक है, ऐसे ही संगठन होते थे। ये वो संगठन था जब पहली बार भारत के युवाओं ने मिलके कहा कि खून का बदला खून। इसकी टैगलाइन थी या इस संगठन की, खून का बदला खून। ये बात कहने वाला ये पहला संगठन था अनुशीलन समिति। नुका अनुशीलन समिति बनी कब थी साथियों? अनुशीलन समिति बनी थी 1903 में। कब बनी थी? 1903 में। अच्छा, ये अगर प्रश्न आ जाए अनुशीलन समिति का संबंध कहां से है, तो ये बनाई गई थी बंगाल में साथियों। कहां पर? बंगाल में। और बंगाल में भी अगर कोई अपना तक पूछ ले तो बंगाल में कित भाई? कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। सारे बच्चे कमेंट करके बताओ कलकत्ता का संस्थापक किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन आ जाए नु बताओ भाई कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता शहर को 3 जगह से मिलकर बनाया था। कौन कौन सी 3 जगह थी? एक का नाम था सूतानाती, एक जगह का क्या नाम था? सूतानाती। एक जगह का क्या नाम था? काली घाट, काली घाट। और एक जगह का नाम था गोविंदपुरी। ये 3 गांव थे, ये तीनों गांव इकट्ठे करके एक शहर बना दिया था जिसका नाम था कलकत्ता। समझ गए? और कलकत्ता जो है साथियों, इसकी वैल्यू इतनी क्यों है? इसकी वैल्यू इतनी इसलिए है क्योंकि कलकत्ता में उस समय का इंडिया का 60% रुपया था।
और जो आज का टाइम पर हम पश्चिमी बंगाल देखो, यो कोलकाता, पश्चिमी बंगाल कौन था? आज का टाइम पर जो तुम असम देखो हो, बांग्लादेश देखो हो, पश्चिमी बंगाल देखो, झारखंड देखो, छत्तीसगढ़ देखो, उत्तराखंड, सॉरी उड़ीसा देखो हो, ये 6-7 राज्य और देश मिलाकर बांग्लादेश कितना बड़ा देश है वो भी, ये सब मिलाकर बंगाल का आकर दे, और उसकी राजधानी कलकत्ता थी, और कलकत्ता को 3 जगह से मिलकर बनाया था, और जिस व्यक्ति ने कलकत्ता को बनाया था उस व्यक्ति का नाम था चार नाक। आदमी का नाम चार नाक था, नाक तो उसका एक थी, नाम था उसका चार नाक। क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर? डन डन। तो अगर कोई अपना तो पूछा अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी 1903 में। डन। अगला देखो भाई, ले भाई ले, नू का वह नू बताओ, अपनी जो कर्क रेखा है, तमने बेरा भाई 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है, और भाई 82.5 डिग्री पे भारत की मानक समय रेखा है, ठीक है। नुक है ये दोनों की दोनों एक जगह पे टकराती हैं, ठीक है। नुक है जहां ये टकराती हैं वो कौन से पठार पड़ते हैं? मालवा का पठार है, बघेलखंड का पठार है साथियों, छोटा नागपुर का पठार है, या मेघालय का पठार है? बताओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। तो देखेंगे कितने बालक सही बता पाओगे। ABCD कमेंट करो, ABCD में कमेंट करो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। नुका कर्क रेखा और मकर रेखा मकर को मानक समय रेखा जिस जगह पे टकराती हैं उस जगह का क्या नाम है साथियों? कौन सा पठार है वो? शाबाश 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 शाबाश। कौन सा पठार है भाई, बताओ कौन सा पठार है? बहुत सारे बच्चों का गलत है साथियों, इसलिए तो मैं कहता हूं भाई क्लास लगाया करो। ये है भाई बघेलखंड का पठार, याद रख लियो। क्लियर क्लियर। अगला देखो साथियों, अगला तो पहले बता दूं भाई, अगर किसी ने भी बैच लेना है तो बैच लेना है टारगेट 80+। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे सर हरियाणा जी के 25 क्या होगी? हरियाणा जी के खातर स्पेशल कलर्ड किताब आ गई है भाई अपनी, सुदर्शन चक्र। एप्लीकेशन पर बुक्स का फोल्डर में जाकर ऑर्डर कर सको हो। अगर आपने ऑर्डर करनी ना आवे तो यो नंबर जो दिखा है इस पर कॉल कर लियो। और अगर आपने ओवरऑल किताब लेनी है सारे सब्जेक्ट की एक एक किताब, तो साथियों आप ले सकते हैं हमारी सुदर्शन चक्र ओवरऑल भाई। एक ही किताब है ओवरऑल, इसमें लिखा पाओगा ग्रुप डी के सारे सब्जेक्ट हैं, एक एक किताब में 1200 पेज हैं। इससे बढ़िया कोई किताब मार्केट में तारी ग्रुप डी की नहीं है। सारी किताब 500-600 पेजा की है। 20 पेजा मैथ, 20 पेजा में हिस्ट्री, 20 पेजा में इंग्लिश, 20 पेजा में हिंदी, 20 पेजा में हरियाणा जी के, नू करके फद्दू बना रखो। तो अगर तुमने सबसे बेस्ट किताब लेनी है बेशक जाकर टोल लियो, इतनी बढ़िया किताब कितने नहीं पाओगी। या किताब तुम ले सको हो 720 रुपए में, इस नंबर पर फोन करके ऑर्डर कर लियो अगर करनी हो तो। एप्लीकेशन पर बुक्स का फोल्डर में जाकर ऑर्डर कर सको, 3-4 दिन में घर आ जाएगी, ठीक है। और हरियाणा जीके के और हरियाणा करंट अफेयर के PDF नोट्स लेने कलर्ड, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे ही पूरे हरियाणा के बेस्ट गारंटी के साथ, तो 199 रुपया में एप्लीकेशन पर जाकर PDF ले इसको। अब देखो भाई, नू कहा अनुशीलन समिति के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? ये सारे बच्चे ने कमेंट करके बताओ अनुशीलन समिति कब बनी थी। अभी अभी हमने पढ़ा कि अनुशीलन समिति को कब बनाया गया था। बंगाल में बनी थी, कलकत्ता में बनी थी, और ये पहली समिति थी जिसने कहा खून का बदला खून। और इस समिति में याद रख लेना साथियों, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रथम नाथ मित्र। पी मित्रा लिखा मिलेगा, पी मित्रा भी लिख दिया शॉर्टकट में, याद रख लियो। तो प्रथमनाथ मित्र जो हैं, इन्होंने बनाया था इस संगठन को, इस समिति को 1903 में। कब बनाया था साथियों? 1903 में। और यही पहले अध्यक्ष बने थे, याद रख लियो भाई। क्लियर है? क्लियर। अच्छा, तो हमने नाम सुना है खुदीराम बोस का? तुम्हें खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, भूपेंद्र नाथ दत्त, बारिंदर कुमार घोष, ये जितने भी आदमी आपने सुने हैं ये सारे अनुशीलन समिति के सदस्य थे, इस पार्टी के मेंबर थे। समझ गए बात? ने याद रख लियो। क्लियर क्लियर। अगला देखो, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा भारतीय राज्य कौन सा है भाई? नुका ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों के साथ लगती है? बताओ भाई। भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों को टच करता है। जैसे भाई हरियाणा में अगर कोई तुमने पूछ ले तो हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों को टच करता है भाई? जींद है, जींद है। दूसरे नंबर पर रोहतक है साथियों। हरियाणा जींद बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए जींद को दिल कहा जाता है हरियाणा का।
हरियाणा का दिल कहा जाता है। इसी प्रकार साथियों, इसी प्रकार एक भारत का राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों को टच करता है, और उस राज्य का क्या नाम है? यूपी। यूपी भाई, यूपी जो है उसकी सीमा 8 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती हैं? 8 राज्यों के साथ लगती है। अच्छा, सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, 8 राज्यों के साथ लगती है। और यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? देखो, तो हमने फिल्म देखी होगी, एक धुरंधर फिल्म आई थी, धुरंधर 2 आई थी भाई। उसमें नु कब है, भारत की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो कैसे भी करके उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में जीतो और भारत पे कब्जा करो। ये कौन हो? पाकिस्तान वाले। और नकली रुपये भेजे हैं यूपी इलेक्शन में जीतन खातर भाई, नकली रुपये बंड बंड के जीत जाएं। तो साथियों, अब पूछा जा रहा है कि हरियाणा में, सॉरी, भारत में यूपी सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ लगता है, 8 राज्यों के साथ। तो यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? पूरे भारत की सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो यूपी में हैं साथियों, 80 सीट हैं भाई। कितनी हैं? 80 सीट हैं यूपी में। क्लियर? क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन पा जाओ भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नुका अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये 4-5 क्वेश्चन आया करें इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का मतलब है अनुशीलन समिति के ऊपर ये 4-5 क्वेश्चन बार बार पूछे जावे जब पेपर अच्छे लेवल का हो। और ये क्वेश्चन तम देखो, तमने सारे बलकन देखा होगा। एक बात बताओ सारे बच्चे, पेपर में तम आराम से हरियाणा जीके कराओ हो या इंडिया जीके कराओ? सारे कमेंट करके बताओ एक बार। मैंने तमने पेपर में इजी हरियाणा जीके लागे है कि इंडिया जीके लागे है? कमेंट करो सारे। कौन सी जीके आसान लागा पेपर में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। नन्ना नन्ना नोरी दूध की कटोरी, दूध में पतासा। शाबाश 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 यार। अगर क्लास देखो इतने सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, लेकिन क्लास को भी सभी बच्चों ने लाइक नहीं किया है। क्लास को लाइक करो साथियों, लाइक करने में कंजूसी ना दिखाओ यार, यह गलत बात है। बिल्कुल सही बात है साथियों, मुझे पता है आप लोगों की इस बात का। सभी बच्चों ने देख लो भाई, सारे आपस में कमेंट देख लो। सबसे ज्यादा बच्चा ने आंसर जो दिया है वो दिया हरियाणा जीके। मुझे पता है हरियाणा जीके की खास बात क्या है। हरियाणा जीके में 25 प्रश्न आ गए। 25 प्रश्न में तय 5-6 प्रश्न तो आ जाए हैं करंट अफेयर के, और लगभग 18-19 प्रश्न आ जाए हरियाणा जीके के। समझ गए? इन 18-19 में तय 15 प्रश्न सारा देश ना हो, क्योंकि वही आसान आसान 3-4 प्रश्न मुश्किल आ गए, उसमें तो हम रोन लाग जा रहे हो। करंट अफेयर में तो हमने नानी याद आ जा रहे। समझ गए बात ने? जय तो मैं तार तनु कहूँ इतनी बार सबसे बेस्ट कंटेंट दे दिया अपनी पीडीएफ में, उसे में करंट अफेयर मिलेगी, उसे में हरियाणा जी के। इस तरीके तक बनाइए, बताओ इस तरीके तक को प्रश्न कौन बनाता पीडीएफ? तो जब बना होगा हरियाणा में, तो 199 रुपया में है साथियों। ठीक है, अब सुनो, इंडिया जी के 15 नंबर की आवे, और ये 15 नंबर तो हमने जीके में असल में रुआ हुए हैं, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि इंडिया जीके तो हमने हरियाणा में कोई करांदा ही नहीं। समझ के बात ना? सारे हरियाणा जीके ने पे ले रहे हैं, घूम फिर के 2% कराओगे पूरी क्लास में इंडिया जीके के, बाकी सारे हरियाणा। वह हरियाणा जीके के घिसे पिटे % कर देता हमने 4 साल हो लिए, वही पेपर माने हैं। लेकिन इंडिया जीके जब 15 नंबर के आओ तारा नानी याद आ जहर ताम फैलो जाओ। इसलिए साथियों दन्नू 2 क्लास मैंने क्या तक करी है, 2 क्लास ज्यादा तक करी है भाई। 2 घंटे तड़के जोटा लागा, 2 घंटे रात ने, 4 घंटे हरियाणा जीके प्लस इंडिया जीके प्लस करंट अफेयर। समझ के बात ने? तो देखो एक ध्यान है, अगर कोई ने पूछा अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो भाई इसकी बनी कद या अनुशीलन समिति बनी सर जी 1903 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पी मित्रा, प्रथमनाथ मित्रा। और इसकी पहली मीटिंग हुई थी 1906 में। कुकर याद रखोगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 का मतलब 1903 में बनी और 1906 में पहली मीटिंग हुई। और याद रख लियो साथियों, पी मित्रा, प्रथमनाथ मित्र, उनके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि किसने बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखो, पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा किस भारतीय राज्य की लगती है? नु कहे भाई पाकिस्तान के अपने राज्य लागे हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य लागे हैं? पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? यो कमेंट करके बता दे तो मान जाऊंगा। समझ गए? यो बता दे सारे के सारे। नुका पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं साथियों? कमेंट करो शाबाश। पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? राज्य
राज्य पूछा भाई, कितने राज्य लगते हैं? एक होता है राज्य साथियों और एक होता है केंद्र शासित। देखा बहुत सारे बच्चों ने देखो कोटाकोट कमेंट करने लग रहे 5, गलत भाई। जिसने आंसर कराया 5 गलत साथियों, इतना आसान क्वेश्चन गलत। भारत के 3 राज्य कौन कौन से? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 3 राज्य लगते हैं सिर्फ पाकिस्तान के साथ हमारे, ठीक है। 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, एक का नाम है साथियों जम्मू एंड कश्मीर और एक का नाम है लद्दाख। तुम्हें ना पता हो तो जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया है और दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक का नाम है J&K और एक का नाम है लद्दाख। इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आ जाता, ऑप्शन ए 5 पांदा तो हम कट देने ला देंगे, तारी गुद्दी लग दी। अगले ने पूछा राज्य है भाई, राज्य 3 लागे हैं और इन 3 राज्य में नु कहे सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है पाकिस्तान के साथ? है सबसे लंबी सीमा साथियों राजस्थान की लगती है। किस राज्य की लगती है पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा? राजस्थान की लगती है। तो दिमाग में सेट कर लियो, राजस्थान इज द राइट आंसर। डन डन। चलो भी अगला क्वेश्चन पा जाओ। अगर कोई अपना तनु पूछनो का भवानी मंदिर पुस्तक किसने लिखी थी? भवानी मंदिर साथियों आप सबको पता है, अरविंदो घोष का नाम मैंने तुम्हें बताया था। अरविंदो घोष जो है उनके भाई का नाम था बारिंदर कुमार घोष। बारिंदर कुमार घोष। एक बार बारिंदर कुमार घोष क्योंकि क्रांतिकारी थे, जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद थे, इनसे भी पहले क्रांतिकारी जो थे वो बारिंदर कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ये लोग थे। तो बारिंदर कुमार घोष से एक आदमी ने पूछ लिया, बोले ये बताइए भारत को आजादी कब मिलेगी? अब भाई देश गुलाम है और कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए भारत को आजादी कब मिलेगी, तो एकदम आदमी सकपका जो है भाई इसने के उत्तर देऊं? मानो यह बात है, आदमी का समझ में नहीं आती इसने के उत्तर देऊं। तो भाई बारिंदर कुमार घोष ने कहा आजादी तो मित्र आपके हाथ में है। बोला मेरा हाथ में कुकर है। बोला जब मेरे देश के 30 करोड़ आदमी अपने 60 करोड़ हाथों को उठाने को तैयार हो जाएंगे, आजादी आपके हाथों में होगी। अपनी जनसंख्या कितनी थी सामने बेरा है? जब अपना देश आजाद होया 1947 में, भारत की जनसंख्या थी 40 करोड़। 40 करोड़। और अंग्रेज कितने थे भारत में? अंग्रेज थे सिर्फ और सिर्फ 30,000। लेकिन साथियों 30,000 आदमियों को हम 40 करोड़ बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। उन्होंने हमारी सोच को गुलाम कर दिया था। हमारे में से आधे से ज्यादा आदमी आज भी पता है क्या कहते हैं? इस सरकार था अच्छे तो अंग्रेजे थे, इस सरकार था अच्छे तो अंग्रेजे थे। डायलॉग आज भी सुनते हो तुम, क्या होगा इस देश का? समझ गए? तो याद रख लेना साथियों। किन्हों पूछा है कि भवानी मंदिर एक था, इसको भवानी मंदिर को किसने लिखा था? बारिंदर कुमार घोष। बारिंदर ऐसे, ठीक है, बारिंदर ऐसे लिखा जाए। बारिंदर कुमार घोष ने यह किताब लिखी थी भवानी मंदिर, ठीक है। अगला देखो, भारत नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? बताओ भाई। नुका भारत और नेपाल के बीच में कौन सी ऐसी नदी है जो सीमा बनाती है? अब नेपाल जो है, नेपाल ने लिख कर देखो तो NEPAL, NEPAL नेपाल। नेपाल के में कितने अक्षर आए भाई? 5 5। तो नेपाल में 5, ठीक है। तो 5 आगे 5 ही जिले लगेंगे, 5 ही राज्य लगेंगे। 5 कौन कौन से राज्य लगेंगे साथियों? 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक राज्य का नाम है क्या? एक का नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है? उत्तराखंड। एक का नाम है यूपी, एक का नाम है साथियों बिहार, ठीक है। एक का नाम उत्तराखंड, एक का यूपी, एक का बिहार, एक का सिक्किम और एक है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल। ये भी थोड़ा सा लगता है नेपाल से। तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं साथियों जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो भारत के ऐसे 5 राज्य हैं। कौन कौन से भाई? उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, यूपी और साथियों पश्चिमी बंगाल। क्लियर? और नेपाल के साथ हमारी कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है? काली नदी। समझ के बात ना? कौन सी नदी है साथियों? काली नदी। दिमाग में सेट कर लियो। क्लियर? क्लियर। अच्छा, नेपाल गिलापा ने देखा था कि अपने देश की कितनी बाउंड्री लागा है नेपाल गिला? 1751 किलोमीटर। कितने लागा है? 1751। अगला देखो भाई, एक किताब थी जिसका नाम था वर्तमान रणनीति।
वर्तमान रणनीति। नो का फिलहाल हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। इस किताब को किस व्यक्ति ने लिखा था, कमेंट करके बताओ। अरविंदो घोष, बारिंदर कुमार घोष, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य या पुलिन दास। बताओ भाई, एक सेकंड के लिए सारे के सारे बच्चे, मैं भी चेक कर लूं। नुकर यारियां दिखते अज माली मित्रा दा ना चल दे, जिथे मर्जी बंदा चढ़वाली मित्रा दा ना चल दे। शाबाश 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 साथियों, बताओ भाई फटाफट। नन्ना नोरी दूध की कटोरी, दूध में पतासा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। नुका साथियों, वर्तमान रणनीति किताब को किसने लिखा। बिल्कुल सही है भाई, आपका तुक्का बिल्कुल सही है। जिस बालक ने तुक्का मारा, अविनाश चंद्र भट्टाचार्य। अविनाश चंद्र भट्टाचार्य अनुशीलन समिति के ही एक सदस्य थे, और ये खास थे भाई बारिंदर कुमार घोष के, भूपेंद्र नाथ दत्त के और अविनाश चंद्र, ये तीनों खास आदमी थे। अच्छा, तो हमने एक नाम इबे भी सुना, भूपेंद्र नाथ दत्त। तुम्हें पता है वो कौन थे। भूपेंद्र नाथ दत्त एक क्रांतिकारी थे, और वो स्वामी विवेकानंद के सगे भाई थे। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था, नरेंद्र नाथ। उनके भाई का क्या नाम था, भूपेंद्र नाथ। और भूपेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद के सगे भाई थे। देखिए आप, एक भाई तो पूरी दुनिया में संत बन के हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, और उसका दूसरा भाई बंदूक उठा के अंग्रेजों को कह रहा है मारे मसला का हल कारतूस कर। तो साथियों, वो कौन थे, वो थे भूपेंद्र नाथ दत्त। क्लियर क्लियर। अगला देखो, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है भाई। ये सारे के सारे बच्चे देखो भाई, क्यों आगरा जल डमरू मध्य। देखो, ये अपना देश है भाई भारत, ठीक है, ये अपना भारत है, और ये है श्रीलंका, ये है श्रीलंका। और श्रीलंका में कौन रहा करता भाई, श्रीलंका में रावण रहा करता, और रावण ले गया था भाई हमारी माता सीता को, अपहरण कर ले गया था वो। और फिर उससे छुड़वाने के लिए कौन गए थे, हमारे भगवान श्री राम गए। उन्होंने यहाँ एक पुल बनाया, और आज भी ये पुल है, अंतरिक्ष से देखो तो भी दिखाई देता है, राम सेतु इसे कहा जाता है। साथियों, ये जो पानी है ना, ये पानी, ये ध्यान से देखो, उड़ान कितना सारा पानी, देखो उड़ान कितना सारा पानी, ठीक है, उड़ान कितना सारा पानी, और बीच में एक गली है यार, बीच में एक गली है। जब दो बड़े बड़े समुद्रों को एक पानी का छोटा सा रास्ता मिलाए, इस छोटे से रास्ते को स्ट्रेट या जल डमरू मध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रेट या जल डमरू मध्य कहा जाता है। और साथियों, इस जल डमरू मध्य का नाम है पाक जल डमरू मध्य। इंग्लिश में अगर पाक लिखा आएगा तो पी ए के लिखा नहीं आएगा, PALK, एल साइलेंट होता है इसमें, पाल्क स्टेट ऐसे बोलने में, लेकिन एल नहीं बोला जाता। क्लियर। तो दिमाग में सेट कर लियो कि ये जो रास्ता है, जो पानी के बड़े बड़े दो समुद्रों को पानी का एक पतला सा रास्ता जो मिलाता है, इसको बोला जाता है साथियों जल डमरू मध्य। अच्छा देखो, डमरू की शेप किसी आ रही, इसी तो आ रहा बीच में तो नू, और इस साइड भी बड़ा और इस साइड भी नू 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 पकड़ कर बजा रहा, इसलिए तो इसका नाम जल डमरू मध्य है। क्लियर क्लियर। यहीं पे साथियों जो खाड़ी है, उसका नाम है मन्नार की खाड़ी भाई, मन्नार की खाड़ी। समझ गए बात ना, मन्नार की खाड़ी। और यहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम है रामेश्वरम। द्वीप का क्या नाम है साथियों, रामेश्वरम। और रामेश्वरम द्वीप वो द्वीप है जहां पर बहुत बड़े मैथ के ज्ञाता हुए हैं एक, जिनका नाम था रामानुजम। और इसी रामेश्वरम द्वीप के ऊपर साथियों अब्दुल कलाम जी का भी जन्म हुआ था, जो भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं। समझ गए बात ने, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, अब डॉक्टर अब्दुल कलाम को कहा जाता है। डन डन। अगला क्वेश्चन भाई, अगला अगला क्वेश्चन देखो, नुका क्रांतिकारियों को बम बनाने का प्रशिक्षण किस देश में भेजकर दिलाया गया। नुका है भाई, इब एक चीज सोच कर देखो, गोली मारने का रिस्क था, मान लिया वह गोली मारन गए अंग्रेज जा गए, अरे भाई वो अंग्रेज पाया ही नहीं, या वह गोली नू नू लागी बच गया, तो फिर अंग्रेज बूंदी डाल फील्डिंग सेट कर दिया दे भाई, अंग्रेज जानू हो जा दे भाई, तो हमने नहीं मारा तो यो मारेगा। नो बोला बोला तेरा भाई का दो एक फंटेस्टिक आइडिया है, बोला के गोला बम ले आवा, बम बोला कुकर, बोला देख मान लिया गोली टांग पे मार दी, बच जाएगा। जब गोला टांग पे भी मारा ना, उड़ेगा आदमी बेटे, दो चार गेल लेके उड़ेगा, पार्टी में ही भगा जाए।
बोला भाई फिर ये गोली लिया कित बम कित लिया। बोला एक काम कर दा, अपना ये हेमचंद्र कानू को नहीं है। बोला हाँ, इसने भेज दिया बा, तेज छोरा है ये, थोड़ा सीखा होगा, साइंस में इंटरेस्ट है इसका। अच्छा, बोला फिर इसने भेजा कित। बोला मेरा एक डब्बी है किते। बोला रूस में फ्रांस में। बोला अच्छा, और उसकी खास डब्बी है रूस वाले। बोला अच्छा, हाँ फ्रांस की रूस की उस टाइम पे थोड़ी बनाया करती। बोला अच्छा। बोला रूस वाले बम बनाना सीखा भाई। बोला अच्छा। बोला फ्रांस में अगर अपना कोई इस आदमी चला जाना है, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ओड़ा कमरा दो उसको, और ओड़ा वो रूस वाले पर प्रोग्राम सीखा होगा, याड़ा अंदर कट्टा कट घिसा घिसा ऐसा मारा बगा बगा अंग्रेजा। बोला एक नंबर की बात। तो याद रख लियो साथियों, हेमचंद्र कानूगो को भेजा गया, हेमचंद्र कानूगो को भेजा गया कि पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। कल रात की क्लास में मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन बताया था कि पेरिस किस नदी के किनारे है। ये सारे बच्चे कमेंट करके बताओ पेरिस किस नदी के किनारे है। बताओ भाई सारे के सारे, पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे है साथियों? शाबाश शाबाश शाबाश। नुकर मारे मसला का हल, मारे मसला का हल कारतूस कर पहला बोली दानी फिर पीछे हट दानी जो दो पंगा पजवे। भाई क्लास को लाइक करके आओ, जिसको क्लास बिल्कुल दिल से अच्छी लग रही है लाइक इट। ठीक है, अब सुनो भाई सारे के सारे बच्चे, नु कहे भाई नु बताओ कौन सी नदी के किनारे हैं? तो नदी का नाम है साथियों सीन। क्या नाम है नदी का? सीन नदी है भाई। ठीक है, और पेरिस को क्या कहा जाता है? पेरिस को सुंदरियों का शहर कहा जाता है, पेरिस को शैंपेन सिटी कहा जाता है, पेरिस को फैशन सिटी कहा जाता है, और पेरिस को विश्व की जन्नत कहा जाता है। उसी जन्नत में बम बनाना सीखने गए थे कौन? हेमचंद्र कानूगो। और भाई रूस वाला पर बम बनाने सीख गए थे, और आंधे फिर देखियो पटाखे पटाख कुकर होंगे। देखियो मैं आगे दिखाऊंगा था। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? नुका भाइयों कौन सा प्रश्न आ गया? बला रहे हो बड़ी बूझे, ध्यान से सुन कुकर। देख मान लिया यहां पे मैं तारता बता दूं, मान लिया भाई यो अपना भारत है निश्चित है भाई इस तरीके से। हाँ जी है। इसमें तो हम देखोगे अपना एक तो हो गया गुजरात, गुजरात, गुजरात का बाद एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का बाद है भाई कर्नाटक, और कर्नाटक का बाद है केरल, केरल। ठीक है, के है यो केरल, केरल। डन। ठीक है, अब देखो यो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में यार एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है गोवा। क्या नाम है? गोवा। डन डन। तो अगर कोई अपने तो पूछे यो क्या हो गया गुजरात, यो क्या हो गया महाराष्ट्र, यो हो गया गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक और केरल। ये तो 5 इसे हो गए जो कौन सी सीमा पर लग हैं। इस यो कौन सी दिशा आ रहा है? इस साइड। सारे के सारे बच्चे बताओ, इस साइड पश्चिमी दिशा होती है तो इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। समझ गए? तो पश्चिमी घाट पे कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से लगते हैं? 5। ये बात है वो पूर्वी घाट पे। पूर्वी घाट जो है साथियों याद हो गया भाई यो तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद याद हो गया भाई आंध्र प्रदेश, फिर यो हो गया भाई उड़ीसा, और फिर यो हो गया भाई बंगाल। ठीक है, तो ये सारे देखो पूर्वी घाट पे कितने ऐसे राज्य हुए जो समुद्र तल आगे? एक तो तमिलनाडु, एक आंध्र प्रदेश, एक भाई उड़ीसा, और एक भाई पश्चिमी बंगाल। डन है? डन है। तो ये 4 राज्य हुए, 5 इस साइड 4 इस साइड, तो टोटल करके कितने राज्य हुए जो समुद्र का लाग? जो समुद्र का लाग है उसे न तटीय राज्य या कोस्टल स्टेट्स कहा जाता है। कोस्ट आग्रह जो समुद्र का जमीन टच हो उसने कोस्ट का आग्रह। और अपना इन नोया में सबसे ज्यादा एरिया गुजरात का लाग है समुद्र का गिला। किसका लाग है साथियों? गुजरात का लाग है सबसे ज्यादा एरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। और सब तक कम देखो, सब तक कम किसका दिखा? गोवा का। सब तक कम कौन सा देखा? छोटा है यो मिनट सा बैठा है यो गोवा है। क्लियर? क्लियर। तो भाई राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गुजरात। चलो अब एक क्वेश्चन बताओ सारे के सारे बच्चे, एक क्वेश्चन बताओ। तो मैंने इतनी तार तक पूछा है भाई, बताओ सारे के सारे बच्चे, पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की लगती है? कमेंट करो।
पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की लगती है? नु कह रहा है सर आईफोन में ऐप कैसे डाउनलोड करें, यो नंबर दे रखा है यार, तम क्वेश्चन पूछो क्यों जब तारता नंबर दे रखा, तम फोन करो बताओ, हर एक उसमें नंबर लिख लाग रहा है। क्लास में तो यार पढ़ाया जावा है, जरूरी थोड़ी है मैं सारे कमेंट देख पाऊंगा, तुमने भी बेरा ही बात का। तो फटाफट बताओ एक बार सारे बच्चे, नुका मारे मसला का हल। शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही उत्तर दिया है साथियों। अच्छा भाई सारे बच्चे कमेंट करके बताओ एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपनी क्लास की शामना टाइमिंग क्या है? शाम को किस समय पर क्लास होती है भाई अपनी? अपनी का मतलब मेरी क्लास दो बार होती है साथियों। सुबह 9 बजे, 9 से भाई कम से कम 11 बजे तक तो हमारी हर रोज चलेगी साथियों, 9 से 11 हर रोज। पेपर आंदे या 9 तक 12 12:30 चलेगी जब एग्जाम डेट आ जाओगी। लेकिन इबे अपन ने सिर्फ अंदाजा है कि जुलाई में पेपर हो सके हैं। 2 घंटे तड़के भाई 9 तक 11, और शाम ने कह तक है भाई अपनी क्लास रात ने 8 तक 10, 8 तक 10, ठीक है। शाम ने 8 तक 10 और तड़के 9 तक 11, यह अपनी टाइमिंग है। सारे बच्चे ने एक बार बता दूं साथियों, इव 9 तक 11 तो क्लास चलेगी जीके प्लस हरियाणा जीके प्लस करंट। 11 तक 2 बजे तक हर रोज रिवीजन होगा हिंदी का, हिंदी मैराथन, या भी भाई 10 से 15 नंबर की आओगी पेपर में। 2 से लेके 5 बजे तक साथियों आपकी क्लास चलेगी रोटेशन में, स्टैटिक, मैथ या रीजनिंग, ठीक है, या इंग्लिश। या इंग्लिश को इसमें नहीं है, इंग्लिश है इसमें। 5 से 8, 5 से 8 में चल लगी तारी साइंस और इंग्लिश, और रात में 8 से 10 फिर से हरियाणा जी के प्लस इंडिया जी के, हरियाणा जी के प्लस इंडिया जी के। या आज की टाइमिंग है या रोज की टाइमिंग है भाई, या आज की टाइमिंग है या रोज की टाइमिंग है। सारे बच्चे सेट कर लो, घंटे देख लो कितने हो गए। यार होगा रिवीजन एमसीक्यू में, ठीक है। लेकिन जब तक अपना टॉपिक नहीं आंदे साथियों आप इसमें पूरा फायदा नहीं उठा पाओगे, समझ गए। तो सारे बच्चा ना टॉपिक खातर सिर्फ और सिर्फ यो बैच लेना है, टारगेट 80 प्लस बैच 499 रुपया का साथियों। और 499 का भी तो क्या है भाई, वो बैच 200 रुपया पड़ा है, क्योंकि इसमें 220 रुपया तो प्रैक्टिस हटा होगा, 80 रुपये इसने भेजन के लागे, 300 रुपया हमारा यो पड़ेगा तार दो भेजन खातर, और भाई 200 रुपया तारा यो बैच पड़ेगा। इस तरह सस्ता मैं कुछ नहीं कर सकता। फटाफट जाओ इस नंबर पर फोन करो और ले लो, ठीक है। अच्छा भाई अगर आपने पीडीएफ लेनी है तो हरियाणा जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी ले सकते हो, 199 रुपया की है। पूरे हरियाणा में सबसे बेस्ट नोट्स की गारंटी हरियाणा जीके के गारंटी लिख रखी है भाई, समझ गए। तो कदे नु सोचो। अगला प्रश्न देखो भाई, नु का युगांतर पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? बोले भाई यो की मैटर है, बोले रहे एक पत्रिका थी और इस पत्रिका में अंग्रेजा के खिलाफ इसी सी बात लिखी जा रही थी कि अंग्रेजा ने इस पत्रिका को बैन कर दिया था। अंग्रेज डर गए थे, बोला बजाइए इसी सी बात जो ये लिखन लाग रहे हैं, जाइए इंडिया वाले ने पढ़ ली तो हमारा आंधे धंधा है, लठ मारेंगे साइकिल पे, मामला जान नहीं देंगे साथियों। तो याद रख लेना है इस युगांतर पत्रिका को लिखा गया था 2 लोगों के द्वारा, जिसमें एक का नाम था बारिंदर कुमार घोष और एक का नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त, और उन दोनों ने इसको लिखा था साथियों 1906 में। राइट आंसर क्या होगा? 1906 भाई, 1906 राइट आंसर दिमाग में सेट कर लियो। 1906 में युगांतर पत्रिका को लिखा गया था। क्लियर क्लियर। भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगे हैं? इब बेइब कराया है, इब कमेंट करो भाई, इब कमेंट करो इसका आंसर फटाफट। भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगते हैं? कमेंट करो शाबाश। नोरी दूध की कटोरी, दूध में पतासा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश। बताओ साथियों। अरे जमा आसान क्वेश्चन है यार, ये तो इसमें भी क्या सोचो होता मैं।
नो कब है साथियों? अगर कोई अपना तनु पूछे ना, अब भाई भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री तट से लगते हैं, तो भारत के 9 राज्य हैं साथियों जो समुद्री तट से लगते हैं। और अगर सिर्फ नो पूछ ले कि नो बताओ भारत के कितने राज्य हैं जो पश्चिमी तट पर हैं, 5 जो समुद्री तट से लगते हैं, समुद्र से लगते हैं 5। और पूर्वी तट पर पूछ ले तो कितने हैं साथियों? 4 हैं, पूर्वी तट पर 4। अगला देखो भाई, नुका ढाका अनुशीलन समिति, देखो ये बदल गया है, देखो ये बदल गया है। पहली अनुशीलन समिति के ऊपर क्वेश्चन आओगा तो वह थी कलकत्ता में, लेकिन यह है दूसरी अनुशीलन समिति, वह तो 1903 में बनी थी, या ढाका में बनी है। दो सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी उस टाइम पर बंगाल में, एक थी कलकत्ता और एक थी ढाका। कलकत्ता में बनाई थी, उसका नाम था अनुशीलन समिति, और उसे की देखरेख या ढाका खातर स्पेशल बनाई ढाका अनुशीलन समिति 1904 में। और साथियों इसको बनाने में 2 लोगों का अहम योगदान था, लेकिन उन दोया में आपने कौन सा लिखना है, मेन क्वेश्चन है यू, पुलिन दास आप लिखेंगे या प्रथम नाथ मित्र लिखेंगे? क्लियर बताओ भाई। ये प्रथम नाथ मित्र है साथियों, प्रमथ नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो रही है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होगा साथियों, ठीक है। सिर्फ अनुशीलन समिति लिखा जाए तो आपने लिखना है सिर्फ अनुशीलन समिति लिखा जाए प्रथमनाथ मित्र। लेकिन अगर साथियों ढाका अनुशीलन समिति लिखा गया तो पुलिनदास। वैसे ये भी शामिल थे बनाने में, लेकिन आपने ऑप्शन में अगर दन्नू दे रखे हैं तो बेस्ट लिखना खतर ना तो ये दन्नू भी दिए पास का है तो दन्नू दे रखे हैं तो दनवा का लिखना। मान लिया एक ही ऑप्शन में दनवा का नाम लिख रखे हो, पुलिनदास और प्रथमनाथ मित्र ने, तो अपन वही लिखना है। क्लियर क्लियर। अगला भाई, अगला, नेपाल की सीमा से कौन सा राज्य नहीं जुड़ा है? नो क्या है भाई, इनमें तो ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल के अंदर टच को नहीं करता? इनमें तारता बताई थी भाई, नेपाल जो है साथियों उसके साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य बताई थी मैंने, 5 बताई थी भाई। नुका इनमें तो ऐसा कौन सा है जो नहीं लगता? बिहार लगता है या नहीं लगता? उत्तराखंड लगता है या नहीं लगता? सिक्किम लगता है या नहीं लगता? या असम लगता है या नहीं लगता? कमेंट करो शाबाश। साथियों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर करें, ठीक है। जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं, अभी सभी बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक ज़रूर करके आए। ये हमारा मोटिवेशन होता है। जिस प्रकार आपका मोटिवेशन अच्छे मार्क्स लाना होता है, हमारा मोटिवेशन होता है कि हमारे बच्चे, जितने भी बच्चों क्लास देखें, अगर उनको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, ठीक है। अब देखो नेपाल के साथ साथियों असम नहीं लगता, नेपाल के साथ असम नहीं लगता, नेपाल के साथ बिहार लगता है, नेपाल के साथ यूपी लगता है, नेपाल के साथ सिक्किम लगता है, नेपाल के साथ पश्चिमी बंगाल लगता है, और नेपाल के साथ उत्तराखंड लगता है, ठीक है। ये 5 हैं जो नेपाल के साथ लगते हैं, तो इनमें असम का कहीं नाम नहीं है, असम नहीं लगता। और असम जो आजकल काफ़ी फेमस है भाई, क्योंकि वहाँ पर लगातार एक व्यक्ति हैं जो बार बार ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं भाई, आसे भी आवे है, सोच के हैरानी भी होगा कि कोई इतना स्पष्ट कैसे बोल देता है। हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि कहाँ, वहाँ के सीएम हैं भाई। असम के सीएम कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। चलो सारे के सारे बच्चे बताओ, पश्चिमी बंगाल के नए सीएम कौन बने हैं? क्वेश्चन आ सकता है भाई। बीजेपी की सरकार है, रोडे भी बीजेपी की सरकार बनी है, तो सारे बच्चे कमेंट करके बताओ पश्चिमी बंगाल के नए सीएम कौन बने हैं? पश्चिमी बंगाल के नए सीएम कौन बने हैं? बताओ भाई, शाबाश, कमेंट करो, बहुत सारे देख रहा हूं मैं आप लोगों के कमेंट। कर चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर, प्यार घर प्यार घर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। शुभेंदु अधिकारी साथियों, शुभेंदु अधिकारी नाम है, ये नए सीएम बने हैं पश्चिमी बंगाल के। इनसे पहले